नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कैलासन सामोता, राजनीति विज्ञान बाय डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान सभा के निर्माण, प्रक्रिया, प्रशंसा और आलोचनाओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों, विनियमों, कानूनों का एक समूह होता है। आधुनिक दुनिया की यदि बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान माना जाता है। रिटन फॉर्म में लिखित संविधान और अलिखित संविधान, जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान का आदर्श उदाहरण माना जाता है और लिखित संविधान के रूप में संक्षिप्त स्वरूप में दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान माना जाता है। ऐसे ही भारत के संविधान को दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित निर्मित संविधान माना जाता है। आखिर संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संविधान सभा, जिसका नोमेनक्लेचर आप देख रहे हैं भारतीय संविधान सभा, या भारतीय संविधान सभा का मतलब है कि भारत के लोगों के द्वारा संविधान बनाने के लिए गठित की गई एक निकाय, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अथवा भारतीय संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा की पृष्ठभूमि के बारे में मैंने पूर्व व्याख्यान में आपसे परिचर्चा की कि किस तरह से भारतीय संविधान सभा की अगर हम बात करें तो 1895 में तिलक के द्वारा एक अनौपचारिक प्रपत्र के रूप में संविधान सभा की मांग की गई। महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रारब्ध भारतीय लोगों को देना स्वीकार किया गया कि हम भारत के लोगों के द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाएगा। लॉर्ड ब्रिकनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए नेहरू रिपोर्ट में भारतीय संविधान की आंशिक झलक हम देख सकते हैं। 1930 के मध्य में भारतीय संविधान की आंशिक स्वीकृति या संविधान सभा की आंशिक स्वीकृति ब्रिटिश सम्राट अथवा ब्रिटिश संसद से होने लगी। 1936 और 37 में नेशनल कांग्रेस के द्वारा औपचारिक रूप से बार बार संविधान सभा की मांग की गई। 1934 में उससे पूर्व औपचारिक स्वरूप में, जिसे एम एन राय का व्हाइट पेपर कहा जाता है, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की औपचारिक संविधान सभा की मांग पहली बार औपचारिक मांग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा बार बार संविधान सभा की मांग की गई और जैसा कि आप सबने देखा, अगस्त प्रस्ताव से लेकर लाहौर प्रस्ताव से लेकर क्रिप्स मिशन से लेकर वेवेल योजना तक और वेवेल योजना से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन प्लान तक और कैबिनेट मिशन से होते हुए भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान सभा, जिसके लिए अनुशंसाएं कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई और उस मिशन की अनुशंसाओं के आधार पर ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को असेंबल किया गया और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, जैसा हमने कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं और प्रावधानों में पहले के व्याख्यान में अभिव्यक्त किया। आज हम भारतीय संविधान सभा, जो भारतीय लोगों के द्वारा निर्मित की गई और वे संविधान सभा जो आगे चलकर दो संविधान सभाओं में विखंडित हो गई, एक भारत की संविधान सभा और एक पृथक संविधान सभा का निर्माण हुआ, जिसे पाकिस्तान की संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। तो आइए संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्यों को, आकांक्षाओं को, लक्ष्यों को, उद्देश्यों को और दर्शन को संक्षिप्त स्वरूप में हम देखते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही के श्रीगणेश की हम अगर बात करें तो तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा संविधान सभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए सोमवार 9 दिसंबर 1946 की तारीख को नियुक्त किया गया। ये आपको जरूर ध्यान रखना, एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, और कुछ छोटी परीक्षाओं में ये दिवस भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को कौन सा वार था, सोमवार था। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का संविधान भारतीयों की आशाओं का परिणाम था। लगातार भारतीय लोग जो संघर्ष कर रहे थे, स्वाधीनता सेनानियों के द्वारा भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा था, उन्हीं बेड़ियों से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। सोमवार 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में स्थित संसद भवन, जो ब्रिटिश एम्पायर के दौरान बनाया गया था, ब्रिटिशर के द्वारा बनाया गया था, उसके सेंट्रल काउंसिल चैम्बर अथवा जिसे केंद्रीय कक्ष कहा जाता है,
उसमें 9 दिसंबर 1946 को 208 सदस्य उपस्थित हुए और जिन्होंने अपने परिपत्र पर आइडेंटिटी कार्ड पर हस्ताक्षर की। 280 बहुत सी बुक्स में और गाइड में इनका अलग अलग विवरण दिया है, लेकिन आपको ऑथेंटिक सोर्स के रूप में ध्यान रखना है कि 208 मेंबर्स ने 9 दिसंबर 1946 को पार्टिसिपेट किया। ये भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक थी जिसमें मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति, अथवा जैसा कि हमने भारतीय संविधान सभा के निर्वाचनों के बारे में परिचर्चा की, तब आपने देखा कि मुस्लिम लीग ने वह स्थान प्राप्त नहीं किया। हालांकि 78 स्थानों में से 73 सीट्स को उसने कवर किया, रिजर्व सीट्स को, लेकिन उसने खुद को अपनी माइनॉरिटी स्टेटस में मानकर और पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं होती हुई देखकर, और जैसा कि बार बार मुस्लिम लीग ने प्रतिरोध अथवा बैरियर, अथवा हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के निर्माण के लिए जो बाधा डाली, उसी की एक कड़ी थी कि यहाँ पर मना किया जाए और बाइकाट कर दिया जाए। इसलिए पाकिस्तान ने संविधान सभा में पाकिस्तान की पूर्ण मांग नहीं होने से या मांग परिपूर्ण नहीं होने से इसका बहिष्कार कर दिया। हैदराबाद के निजाम प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा के लिए लंदन में सहमति का अंतिम असफल प्रयास किया गया, जहां पर हिंदुओं की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, सिखों के प्रतिनिधि के रूप में बलदेव सिंह तथा राज्य सचिव लॉरेंस को आमंत्रित किया गया। इस मीटिंग में यह निर्धारित हुआ कि यदि संविधान सभा में बड़े भारत का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो इसे उन भागों पर लागू नहीं किया जाएगा। संविधान सभा के सचिव एच.वी. आयंगर के द्वारा वायसराय वेवेल और अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष नेहरू से परामर्श करने के बाद संविधान सभा के सदस्यों को 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे उपस्थित होने का निमंत्रण भेजा था। तो ये प्रश्न भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे जिन्होंने इनविटेशन लेटर भेजा। सचिव एच.वी. आयंगर थे। उस समय भारतीय संविधान सभा के सचिव एच.वी. आयंगर थे। भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे और अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष, जो मैंने कल भी बताया कि वाइस प्रेसिडेंट नोमेनक्लेचर ऑफ द पोस्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन इंटरिम गवर्नमेंट। परामर्श करने के पश्चात 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे उपस्थित होने का निमंत्रण भेजा गया। आचार्य जे.बी. कृपलानी, जो कि संविधान सभा के पहले वक्ता भी माने जाते हैं, आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा संविधान सभा के प्रथम वक्ता के रूप में एस.पी. सिन्हा का नाम आहूत किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना, सत्येंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आमंत्रित किया गया। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, प्रोटेम स्पीकर जिसको कहा जा सकता है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया, सर्वसम्मति से उसको निर्वाचित ही मानोगे आप, सर्वसम्मति से बिहार से निर्वाचित सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी स्पीकर अथवा अस्थायी स्पीकर के रूप में, चेयरमैन के रूप में चयनित किया गया। इसका मतलब सेलेक्टेड किया गया, नॉट इलेक्टेड, दे आर ऑलरेडी इलेक्टेड फ्रॉम बिहार। वे भारतीय संविधान सभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। तो हु वाज द फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? सच्चिदानंद सिन्हा। एस.पी. सिन्हा के आग्रह पर एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष, जब एस.पी. सिन्हा ने आग्रह किया तो उनके आग्रह पर, ये भी आपको ध्यान रखना है कि एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुखिया एवं बंगाल कांग्रेस कमेटी से मनोनीत संविधान सभा के सदस्य, जो कि क्रिश्चियन थे, फ्रैंक एंथोनी को प्रथम उपाध्यक्ष अथवा संविधान सभा के उपसभापति के रूप में मनोनीत किया गया। दे वाज नॉट इलेक्टेड, दे वाज नॉमिनेटेड। वो निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत थे। ये प्रश्न भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष नॉमिनेटेड के रूप में फ्रैंक एंथोनी तथा इलेक्टेड के रूप में एच.सी. मुखर्जी फर्स्ट थे तथा वी.टी. कृष्णमाचारी सेकंड थे। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र कुमार मुखर्जी अथवा एच.सी. मुखर्जी को चुना गया। प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष जो 25 जनवरी 1947 को, जो कि पश्चिम बंगाल से मनोनीत सदस्य थे, तथा जयपुर से इनके समानांतर मनोनीत सदस्य वी.टी. कृष्णमाचारी को 16 जुलाई 1947 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस समय एक साथ 2 उपाध्यक्ष थे। 3 जून 1947 को जब डे ऑफ डिसीजन की बात आई तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी का निर्वाचन क्षेत्र नहीं रहा, इसलिए वो उपाध्यक्ष नहीं रही, परंतु 16 जुलाई 1947 को वी.टी. कृष्णमाचारी के साथ एच.सी. मुखर्जी दोबारा निर्वाचित हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है
कि प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जब प्रश्न पूछा जाए तो वो आपको उस प्रश्न का उत्तर फ्रैंक एंथोनी देना है, और निर्वाचित पूछा जाए तब आपको एच सी मुखर्जी और दूसरे वीटी कृष्णामाचारी के उत्तर का या विकल्प का उत्तर के रूप में जवाब देना है। संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा क्या किया गया? पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा विदेशों से प्राप्त सद्भावना संदेश सुनाए गए, प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, हमारे पड़ोसी देश चीन और ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त संदेशों का वाचन किया गया। सबसे पहले अमेरिका से प्राप्त शांति संदेशों अथवा सद्भावना संदेशों का वाचन किया गया, देन चीन एंड देन ऑस्ट्रेलिया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को प्रक्रिया नियम समिति का गठन कर दिया गया। संविधान सभा के 4 मुख्य स्तंभ थे: राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद, जिन्हें 4 पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस संविधान सभा इस तारीख में, इस बैठक में अथवा तीसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में अथवा परमानेंट चेयरपर्सन सभापति के रूप में सर्वसम्मति से नोट अर्थात निर्विरोध राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ। तो हु वाज द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की 5वीं बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को, ये तारीख भी आपको याद रखनी है। संविधान सभा की 5वीं बैठक 13 दिसंबर 1946 को। ये 13 दिसंबर 1946 क्यों प्रसिद्ध था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस तारीख को संविधान का दर्पण, संविधान की प्रस्तावना, संविधान का दर्शन, छोटा संविधान, इसके रूप में 8 लक्ष्यों वाला एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कितने लक्ष्य थे? 8 लक्ष्य थे। 8 लक्ष्यों वाला उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया और जो अंतिम रूप से 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा और संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। उसे एक सोशल डॉक्यूमेंट अथवा सामाजिक दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 8 मेजर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की बात कही गई। संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी दल की ओर से बंगाल से सोमनाथ लाहिड़ी निर्वाचित थे, जिनकी सदस्यता भारतीय संविधान सभा का विभाजन होने के कारण बंगाल से समाप्त होगी। तो इसका मतलब भारतीय संविधान सभा में एकमात्र जो सदस्य बंगाल से थे, कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में, कम्युनिस्ट मेंबर के रूप में। कांग्रेस के द्वारा अनेक प्रतिरोधी विचार रखने वाले अथवा कांग्रेस से असहमति रखने वाले लोगों को संविधान सभा में नामांकन के माध्यम से स्थान दिलाया गया। इन सदस्यों में, इसका मतलब है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी उस जमाने से ही एक लिबरल पार्टी रही है, जिसने अपने लिबरल बिहेवियर का एग्जाम्पल देते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा, हार्डकोर जो अपोजिशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बंगाल कांग्रेस कमेटी से मनोनीत किया गया। अंबेडकर को, इसका मतलब अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्हें बंगाल कांग्रेस कमेटी से पंडित जवाहरलाल नेहरू के निवेदन पर मनोनीत किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो पहले बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मनोनीत किया गया, जो कि बंगाल से थे, लेकिन विभाजन होने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी, और अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अम्बेडकर को बॉम्बे कांग्रेस कमेटी के माध्यम से नॉमिनेटेड कराया गया। ऑल इंडिया डिफरेंट क्लासेज लीग के अध्यक्ष के रूप में जगजीवन राम, ये आपको ध्यान रखना, अनेक बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि अखिल भारतीय वंचित वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे। दैट वाज नॉट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दैट वाज जगजीवन राम, जो कि बिहार कांग्रेस कमेटी से मनोनीत कराए गए। एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को भी बिहार कांग्रेस कमेटी से नामांकित किया गया था। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हंसा मेहता को बम्बई कांग्रेस कमेटी के द्वारा नॉमिनेटेड किया गया। यद्यपि इनका कोई भी औपचारिक प्रतिनिधित्व तो नहीं था, परंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन प्रतिभाओं को संविधान सभा में शामिल किया। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर संप्रू ने भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के लिए पंजाब प्रांत से निर्वाचित हुए थे, जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में बंगाल से चुने गए थे, परंतु बंगाल का विभाजन होने के कारण उनकी सीट समाप्त हो गई। अतः कांग्रेस हाईकमान के निर्देशानुसार अम्बेडकर को बॉम्बे कांग्रेस कमेटी के द्वारा बिना किसी शर्त के नेहरू ने संविधान सभा में निर्वाचित। इसका मतलब विदाउट एनी टर्म और कंडीशन, किसी प्रकार का लोभ लालच और बैरियर नहीं था, बाध्यताएं नहीं थी, स्वतंत्र रूप से उनका निर्वाचन किया गया। संविधान सभा के विभाजन और देशों के नुमाइंदों का धीरे धीरे प्रवेश होने से संविधान सभा की सदस्य संख्या में निरंतर बदलाव होता रहा। संविधान सभा के पुनर्गठन के पश्चात केवल भारतीय संविधान सभा के लिए निर्धारित स्थानों की संख्या 389 से घटकर 324। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक भारतीय संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर कितनी सीटें रिमेनिंग थी, 324। इन 324 सीटों में से 232 सीटें 9 ब्रिटिश प्रांतों से, 3 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, 2 से कोई प्रतिनिधि था, 5 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे लेकिन 2 से कोई प्रतिनिधि नहीं था, 89 प्रतिनिधि देशी रियासतों से, पंजाब और बंगाल के भारतीय क्षेत्र में दोबारा निर्वाचन हुए। 11 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष बने। ये आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड माउंटबेटन को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय के रूप में कॉल किया गया, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद को ही पाकिस्तान का गवर्नर जनरल वायसराय घोषित किया और संविधान सभा का अध्यक्ष घोषित किया। 14 अगस्त 1947 को कराची में लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान की आज़ादी अथवा सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की और मोहम्मद अली जिन्ना पहले जनरल नियुक्त हुए। चीफ कमिश्नर का क्षेत्र बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पाकिस्तान के क्षेत्र में शामिल हो गए तथा पंजाब का पश्चिमी भाग यानी पश्चिमी पंजाब जो मैंने पहले जिक्र किया है, बंगाल का पूर्वी हिस्सा भारत और पाकिस्तान दोनों के क्षेत्रों में शामिल हुआ। पुनर्गठन के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को आयोजित हुई, जिसमें संविधान सभा की तरफ से 299 सदस्य उपस्थित थे। सत्यनारायण सिन्हा के आग्रह पर प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किसके आग्रह पर किया गया? सत्यनारायण SP सिन्हा के नाम, सत्यनारायण SN सिन्हा के आग्रह पर किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति या डॉक्टर अम्बेडकर वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। इस समिति का औपचारिक नाम था प्रारूप संविधान की संवीक्षा समिति। संविधान सभा की इस प्रारूप समिति में 7 सदस्यों का निर्वाचन किया गया। B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन चुने गए। 6 अन्य सदस्य निर्वाचित हुए, जिनमें गोपाल स्वामी आयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान। B.L. मित्र के त्यागपत्र के कारण रिक्त स्थान पर उनकी जगह माधवराव को मनोनीत किया गया तथा D.P. खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण खाली हुई सीट पर V.T. कृष्णमाचारी को नामांकित किया गया। दोनों सदस्यों को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मनोनीत किया गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना प्रतिवेदन 21 फरवरी 1948 को सबमिट किया। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों के बारे में यदि बातचीत करें तो दिसंबर 1946 तक लगभग 12 महिलाएं संविधान सभा के लिए निर्वाचित हो चुकी थी और वो संविधान सभा में भाग ले रही थी। इसका मतलब है निर्वाचन के पश्चात 12 महिलाओं ने संविधान सभा में भाग लिया था। 9 दिसंबर 1946 को 3 मद्रास से, जिनमें अमू स्वामीनाथन, दाक्षायणी वेलायुथन तथा दुर्गाबाई, 1 बम्बई से हंसा मेहता, 1 उड़ीसा से मालती चौधरी तथा 4 संयुक्त प्रांत से, जिनमें सुचेता करपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित 17 दिसंबर 1946 को तथा मध्य प्रांत व बरार से राजकुमारी अमृता कौर 21 दिसंबर को, बिहार से सरोजनी नायडू और बंगाल से लीला रे शामिल हुई। जुलाई 1946 को हुई पहले संविधान सभा के निर्वाचन में लगभग 17 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया। दिसंबर 1946 तक 12 महिलाओं ने भाग लिया। संयुक्त संविधान सभा में कुल 17 महिलाएं निर्वाचित हुई, जिनमें से 3 मद्रास से, जैसा पहले बता दिया गया। इनमें अमू स्वामीनाथन, दाक्षायणी वेलायुथन, जी दुर्गाबाई तथा 1 बम्बई से हंसा मेहता, उड़ीसा से मालती चौधरी, 5 संयुक्त प्रांत से सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल 14 जुलाई 1947 को
जुलाई 1946 में हुई मुस्लिम लीग की ओर से सदस्य निर्वाचित हुई थी, परंतु लीग के बहिष्कार के कारण उसने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया। लेकिन पुनः पृथक भारतीय संविधान सभा के लिए वे पुनः निर्वाचित होती है और संविधान सभा में 14 जुलाई 1947 को शामिल होती है मुस्लिम महिला प्रतिनिधि के रूप में। जबकि पंजाब से बेगम जहां आरा शाहनवाज तथा बंगाल से बेगम शाहिस्ता सोहरावर्दी निर्वाचित हुई, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार करने के कारण इन्होंने भी भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लिया और बाद में संविधान सभा के विभाजन के कारण ये क्षेत्र जहां से निर्वाचित हुई वे पाकिस्तान में चले गए तथा मध्य प्रांत व बरार से राजकुमारी अमृता कौर, बिहार से सरोजिनी नायडू, बंगाल से लीला रे वो रेणुका रे 14 जुलाई 1947 को तथा त्रावणकोर और कोची एकमात्र देशी रियासत या देशी रियासतों से महिला प्रतिनिधि के रूप में त्रावणकोर और कोची देशी रियासत संघ से देशी रियासतों की तरफ से एकमात्र महिला प्रतिनिधि के रूप में एनी मस्क्रीनी ने 19 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में भाग लिया। तो इसका मतलब है कि अंतिम जो महिला प्रतिनिधि है वो 19 दिसंबर 1948 में भारतीय संविधान सभा में शामिल हुई और वो एकमात्र देशी रियासतों की तरफ से प्रतिनिधि थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं हुआ था, इस कारण से देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में देर से भाग लिया। अब भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई, जैसा कि आज भी भारतीय संसद में समितियों के माध्यम से कार्यवाहियों का संचालन किया जाता है। ब्रीफ में संविधान सभा की कार्यवाही संचालन हेतु लगभग 15 से अधिक समितियों और 2 उप समितियों का गठन किया गया। 22 जनवरी 1947 के बाद विशेष प्रक्रिया संबंधी और नियम संबंधित समितियां बनी। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और कार्य संचालन नियम निर्माण समिति के अध्यक्ष चुने गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति, सलाहकार या परामर्श समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जेबी कृपलानी को मौलिक अधिकार उप समिति, राष्ट्र ध्वज या झंडा समिति, एडहॉक कमेटी तथा एच.सी. मुखर्जी को अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वार्ता समिति और नरेश मंडल से वार्ता समिति का अध्यक्ष भी एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। इसका मतलब समितियों के माध्यम से भारतीय संविधान सभा का अधिकांश कार्यभार संचालित किया गया। भारतीय संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जो कार्य किया अंबेडकर के पश्चात वो थे संवैधानिक सभा के सलाहकार बी.एन. राव। बी.एन. राव को जुलाई 1946 में संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया। ऊसर बेनेगल नरसिंह राव उर्फ बी.एन. राव भारतीय नागरिक सेवा के सदस्य थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे। 1944 से 1945 के समय में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे। प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ थे। म्यांमार के संविधान निर्माता थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जुलाई फरवरी 1952 से नवंबर 1953 तक न्यायाधीश भी निर्वाचित हुए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रेसिडेंट जुलाई 1951 में बने। संविधान सभा के प्रारूप निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। यद्यपि वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये आश्चर्य करने वाली बात है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव ने कार्य किया। परामर्श समिति के प्रतिवेदन पर इनके द्वारा निर्मित संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था। बी.एन. राव ने संविधान सभा में अपना कार्य निःशुल्क रूप से किया। भारतीय संविधान सभा जिसकी कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1946 तक के कार्यकाल में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संचालित हुई। ये आपको टाइमलाइन ध्यान रखना। अनेक गाइड और बुक्स में मिस कम्युनिकेशन और मिस इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली किया गया है। 26 नवंबर 1949 इस तारीख को भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष नेशनल लीगल डे, राष्ट्रीय कानून दिवस, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा और जैसा कि हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है 26 नवंबर 1949 की इस तारीख को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस तारीख को ही लगभग 16 संविधान के अनुच्छेदों को संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, प्रस्तावना को अडॉप्ट किया गया और ये घोषणा की गई
कि हम संविधान सभा के सदस्य सब लोगों की तरफ से इस संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं। कुछ राजनीति विज्ञान के तथाकथित आचार्यों के द्वारा बार बार इसका मिस इंटरप्रिटेशन अपनी गाइड और बुक्स में किया जाता है कि 24 जनवरी को भी संविधान सभा की बैठक हुई, उसे भी गिना जाना चाहिए। 24 जनवरी 1950 अथवा 26 जनवरी 1950 तक की टाइमलाइन को काउंट किया जाना चाहिए, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, सर्वसम्मति का अथवा सबका विचार नहीं, वैज्ञानिक विचार नहीं, तार्किक विचार नहीं। ये अपने आप को ज्ञानी रूप में व्यक्त करने का एक गलत तरीका है। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। लगभग 11 अधिवेशन बुलाए गए, 165 बैठकें आयोजित हुई और भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 के ऐतिहासिक दिन के कारण इसे डिले किया गया, वरना 26 नवंबर 1949 को ही पूरा संविधान लागू किया जा सकता था। 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने अंतिम ड्राफ्ट पर साइन की। 3 भाषाओं में प्रतिवेदन दिया गया, प्रतियां सभी सदस्यों को दी गई और पूर्ण संविधान पर हस्ताक्षर कर दी गई। इसका मतलब था कि वह फाइनल ड्राफ्ट था जिस पर हस्ताक्षर किए गए, और जो संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। उसमें कुछ आंशियन और भाषा संबंधी, क्लॉज संबंधी कुछ प्रावधान थे, वो केवल अमेंडमेंट किए गए, बाकी संविधान की 99% कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी। इसलिए भारतीय संविधान की समयावधि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ही है, यह आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के बारे में कुछ कथन जो विद्वानों ने कहे और जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहते हैं। नेहरू ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी है, मूविंग नेशन की बात कही गई है। इसका मतलब संविधान सभा जो थी वो एक डेड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नहीं थी, अपितु मूविंग, जीवित सजीव संविधान सभा थी, जिसमें हर बात पर गौर किया गया, हर बात पर ध्यान दिया गया और हर तथ्य को स्वीकार किया गया। न केवल बहुमत से अपितु सर्वसम्मति से इसका निर्णय किया गया। सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा गया। जैसा मैंने पहले ही बताया, कुछ तथाकथित राजनीति विज्ञान के आचार्य अपने आप को राजनीति विज्ञान का गुणी और विद्वान आदमी मानते हैं। ऐसे ही कॉलेज व्याख्याता 2014 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा या उस आयोग के प्रतिनिधि जो क्वेश्चन पेपर सेटर थे, उन्होंने भी गलत प्रश्न पुटअप किया कि भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा। हालांकि प्रश्न डिलीटेड कर दिया गया। तो बहुत से प्रश्न जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जाते हैं और बाद में विवाद होने पर उनको हटाया जाता है, डिलीट किया जाता है, वह ऐसे ही तथाकथित विद्वानों या राजनीति शास्त्रियों की जुगाड़ प्रणाली का बुरा नतीजा होता है। आइवर जेनिंग्स के द्वारा संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा गया। आपको आश्चर्य होगा कि केवल 12 ही वकील संविधान सभा में शामिल थे, फिर भी आइवर जेनिंग्स ने इसको वकीलों का स्वर्ग कहा। निसंदेह संविधान बनाना वकीलों का कार्य था, किसानों का नहीं। सर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में ये विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान था, ये निसंदेह वकीलों का स्वर्ग था। अंबेडकर कहते हैं यदि संविधान सफल होगा तो ये भारत के लोगों से सफलता होगी। के.सी. विहेर के अनुसार भारतीय संविधान सभा संविधान कठोरता और लचीलेपन का संयोजन का अभिव्यक्ति है। के.वी. राव के शब्दों में अंबेडकर को संविधान का जनक नहीं अपितु जननी कहा जाना चाहिए। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि संविधान की आत्मा है, ये विधान की कुंजी है, संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। संविधान की प्रस्तावना को इन्होंने संविधान की कुंजी कहा है। एन की पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहकर संबोधित किया। तो संविधान की प्रस्तावना और संविधान के बारे में ये विभिन्न विद्वानों ने अपने कोटेशन कहे। इनके अलावा भी अनेक कोटेशन विद्वानों ने कहे हैं। आलोचनात्मक स्वरूप में विंस्टन चर्चिल, जो कि काफी समय से ब्रिटिश भारत के विरोधी थे, और जयकर के अनुसार संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा नहीं थी। जयप्रकाश नारायण ने भी अनुसार संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। साइमन और चर्चिल ने भी इसे हिंदुओं की संस्थान बताया है। जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। कहने का मतलब है अनेक आलोचनाओं के पश्चात भी, इसलिए नहीं कि हम केवल इंडियन हैं इसलिए बात करें, हिंदुस्तान के लोग इसलिए बासिंदे हैं इसलिए भारत के प्रशंसक, निसंदेह भारतीय संविधान सभा दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ संविधान सभा थी, और इस सर्वश्रेष्ठ संविधान सभा में हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और बेटर प्रोविंस को अपनाया, संविधानों को पढ़ा,
संविधानों की, दुनिया के संविधानों की प्रतियां मंगाई गई, BN राव के द्वारा उन देशों की यात्राएं की गई और दुनिया के श्रेष्ठ संवैधानिक उपबंधों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसलिए निसंदेह अम्बेडकर का ये कोटेशन हमने हर प्रयास से, हर कीमत पर और हर कदम से एक श्रेष्ठ संविधान बनाया है। भारतीय संविधान की सफलता हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों की सफलता पर निर्भर होगी, भारत के आने वाले लोगों की क्षमता पर निर्भर होगी। थैंक यू वेरी मच।